नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं आशुतोष। बिहार का मिथिलांचल आजकल सुर्खियों में है। मिथिलांचल में खासकर दरभंगा लोकसभा क्षेत्र। बिहार के कद्दावर नेता मिथिलांचल क्षेत्र से मेरे साथ हैं कीर्ति झा आजाद जी। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। धन्यवाद। और सबसे पहला जो आपके विरोधी आरोप से आप सवाल की शुरुआत करूंगा कि आपके विरोधी आरोप लगाते हैं कि आप जैसे ही चुनाव आता है आपका मिथिला प्रेम, आप मिथिला हृदय सम्राट बन जाते हैं और जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है आप मिथिला को भूल जाते हैं। कितनी सच्चाई है इस आरोप में? जो विरोधी हैं वो आरोप लगाएंगे और उनका स्वागत है। जब तक आलोचनाएं सकारात्मक हैं तब तक कोई समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन खेद इस बात का होता है कि मिथिलांचल में एकजुट होकर जो आवाज़ सबको उठानी चाहिए, क्योंकि मिथिला का वर्णन त्रेता काल से रामायण में महर्षि वाल्मीकि जी ने जो रची थी उसमें है और उसको लेकर मैं सदैव आवाज़ को उठाता रहा हूँ। यह खेद की बात है कि जब मिथिला के ही लोग अपने ही लोगों के साथ इस प्रकार की आलोचना करते हैं जो एकदम ही निराधार और अनुचित है। देखिए, अभी हाल ही में आपने एक स्टेटमेंट दिया है कि काम मैं करता हूं और आपने आरोप लगाया है कि उसका जो क्रेडिट है वो मैं नाम ले लेता हूं, संजय झा जी ले जाते हैं। तो ऐसा क्यों? ये इतना दर्द क्यों? तो मुझे कोई दर्द नहीं है। मुझे कोई दर्द नहीं है। कौन सा ऐसा काम है जिसका क्रेडिट कोई और ले गया आपका? क्योंकि आप देखिए, आपके जो विरोधी हैं लगातार आरोप लगाते हैं कि आप लगभग 15 साल सांसद रहे हैं दरभंगा से, लेकिन आपने विकास कार्य नहीं किया। दरभंगा की शक्ल सूरत नहीं बदली आपने। कितनी सच्चाई है इस बात में? कितना विकास कार्य किया आपने? वो लोग अगर चश्मा ही वो लगा करके चलते हैं कि केवल एक व्यक्ति की आलोचना करनी है तो फिर मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन अगर 1999 से लेकर अब तक देखें, जहां 15 वर्ष मुझे अवसर मिला अपने मिथिला की हृदयस्थली दरभंगा की सेवा करने में, तो शुरू करूंगा तो गिनती भूल जाएंगे लोग। आप यही शुरू करें कि अटल जी की सरकार थी और मैथिली को अष्टम सूची में स्थान मिला था। लोग कहेंगे कि वो तो अटल जी ने करवाया, तो सांसद किस लिए होते हैं? मैथिली का प्रसारण रेडियो स्टेशन से शुरू हुआ, वो उसी समय हुआ जब हम सांसद थे। विभक्त हुई मिथिला थी जो टूट गई थी, तो कोसी पर आपको मालूम है कि वो पुल बना 1935 में टूटा था। NH 57 से गोल्डन क्वाड्रेंगल से वह उसको जोड़ा गया। उस समय माननीय नीतीश कुमार जी कृषि मंत्री भी थे, तो उनके सामने मखाना अनुसंधान केंद्र खोलने की बात हमने रखी थी, तो वह मखाना अनुसंधान केंद्र खुला। मेरे इन 15 सालों के अंदर 40 से ज़्यादा ट्रेनें वहाँ पर से शुरू हुई जो देश के विभिन्न भागों से दरभंगा को जोड़ती हैं। अभी प्रयास चल रहा है कि दुरंतो जैसी ट्रेन भी दरभंगा से शुरू की जाए, क्योंकि वहाँ पर एक दिन में लगभग 100 से ज़्यादा ट्रेनें चला करती थी, तो बहुत विलंब हुआ करता था। ट्रेनें लेट से आया करती थी, जाया करती थी। ऐसे में हमारी डबलिंग का प्रयास में लगे हुए थे, तो वह डबलिंग का कार्य भी शुरू हुआ है और उसका विद्युतीकरण भी हो रहा है कि डीजल इंजन नहीं रहे और उसके अलावा वहाँ काम हो जाए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इसी बार में 1000 किलोमीटर से अधिक हमने बनाया है। BSNL में सुचारू रूप से काम हो उसके लिए कार्य किया गया है। 2014 से पहले माननीय नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की थी कि छोटे छोटे शहरों को बड़े शहरों से हवाई जहाज में जोड़ा जाएगा। हम अगर सरकार में आएंगे तो उसकी नीति बनाएंगे। 2014 में हमारी सरकार आई, तब मैं बिहार के 30 सांसदों को लेकर माननीय नरेंद्र मोदी जी से मिला था। मेरे ट्विटर अकाउंट पर आप देखेंगे तो तस्वीर देता हुआ आज तक है। ऐसे ही देश भर के जो अनेकों सांसद थे जिनके यहाँ एयरफील्ड तो था लेकिन हवाई सेवाएं नहीं थी, सभी सांसदों ने लिखकर भेजा। माननीय नरेंद्र मोदी जी शुरू नहीं हुई है दरभंगा से। बात कंप्लीट करने देंगे या बीच में टोकेंगे? अगर एक बात करने देंगे, कंटिन्यू कीजिए। हाँ, उनके लिए सभी सांसद वहां पर पहुंचे। जब माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देखा कि इसमें लोगों के अंदर बहुत उत्साह है और यह शुरू भी होना चाहिए, हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज की सवारी करें, उसको लेकर फिर 2017 में ये उड़ान स्कीम बनी। उस स्कीम के अंतर्गत बिहार सरकार की तरफ से पहले भागलपुर और मधुबनी का नाम गया था जब उन्होंने कहा कि ये शुरू करेंगे। लेकिन जिस समय हम थे तो उस समय
माननीय पूर्णिया के सांसद उदय सिंह जी थे और दरभंगा से हम थे। ये दोनों एयरफील्ड बड़े हैं और दोनों में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। केवल यह था कि एयरफोर्स के हैं और वहाँ पर सिविल इनक्लेव के लिए जगह मिलनी पड़ेगी तो हम आगे कार्य कर सकेंगे। तो वह योजना स्वीकृत हुई। उसके अनेकों बार टेंडर हुए। टेंडर स्वीकृत नहीं होने के कारण से उसका विलंब होता रहा। राज्य सरकार से 50 एकड़ जमीन मांगी गई। आज तक राज्य सरकार ने वह जमीन उपलब्ध करके नहीं दी है। तब हमने डिफेंस मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्रालय में जाकर वहां बात की। उसके बाद दोनों मंत्रालयों के बीच में बात हुई और 1.2 एकड़ जमीन वह एयरपोर्ट के अंदर और उसके अंदर टेम्पररी अस्थायी रूप से कैबिन बने, जिसमें कि लोग आएंगे, तो रक्षा जांच होगी, सामान रखा जाएगा, फिर हवाई जहाज की तरफ जाएंगे, हवाई जहाज से उतरेंगे, सामान लेंगे। उस तरह की व्यवस्था के लिए एक अस्थायी रूप से 1.2 एकड़ जमीन अंदर लिया गया। राज्य सरकार से अभी तक जमीन नहीं मिली है। तो यह तो आपको मैंने बता दिया। अब इससे आपको आपकी चिंता दूर हो जानी चाहिए कि शुरू क्यों नहीं हुआ है या क्या है उसका। टेंडर की प्रक्रिया तो मैं नहीं कर सकता। टेंडर लेने वाले आएंगे तभी बात बनेगी। यह भी कहा जाता है कि वहाँ पर जो कुछ लोकल नेता हैं या नाम लेना चाहते हैं, कुछ करते हैं, उन लोगों ने अप्रोच कुछ कमीशन के लिए किया था। अब कितना सच है कितना नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यह सेवा लोगों को मिले। ठीक है। अगला प्रश्न है मेरा आपके राजनीति से जुड़े हुआ। जो दरभंगा का जो लोकसभा सीट है वो लगभग हाई वोल्टेज सीट बन गया है पूरे बिहार में, या यूं कहे पूरे देश में। नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बाद जिन सीटों की चर्चा है उसमें दरभंगा टॉप पे है। आप लोगों ने इतना इसको हाई वोल्टेज क्यों बना दिया और क्या कारण है कि दरभंगा लोकसभा सीट, मतलब वैसे भी सारी सीटें महत्वपूर्ण होती है लेकिन ये बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज हो गया? कौन लड़ेगा दरभंगा से चुनाव, किस पार्टी से लड़ेगा? आए दिन मीडिया में अटकलें चलती रहती है, क्या कारण है? यह कारण तो मीडिया ही बता पाएगी कि अटकलें क्यों लगती हैं। नहीं, आप किस पार्टी से लड़ेंगे? जो पार्टी उस समय तय होगी उससे लड़ेंगे। तो बीजेपी में खबर आई थी बीच में कि आपकी वापसी हो सकती है, कितनी सच्चाई है? क्या कोई गुंजाइश है बीजेपी के साथ आपकी वापसी की? इस तरह की कोई बातें, कितनी सच्चाई है इस बात? आशुतोष जी, क्या मैंने भाजपा के खिलाफ आज तक 26 साल से भाजपा में हूं, क्या मैंने आज तक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में कोई भी वक्तव्य दिया है? नंबर 2, क्या नरेंद्र मोदी जी के विरोध में मैंने कोई वक्तव्य दिया है? नंबर 3, क्या मैंने सरकार के विरोध में कोई बात की है? नंबर 4, क्या मैंने अमित शाह जी के विरोध में बात की है? नहीं। अब इन चारों का आगे अब आपको उत्तर देता हूं। मैं राजनीति में आने से पहले 25 वर्ष देश की सेवा की क्रिकेट खेलते हुए। ये मेरा विश्व कप का, जो मैंने विश्व कप जीता था 1983 में, एकमात्र मिथिला का था। आज तक कोई फिर दोबारा नहीं जीता। ये उस विश्व कप की ये कप है। मैं 25 साल तक खेला। यहाँ आप सारी तस्वीरें देख रहे हैं, वो वर्ल्ड कप की टीम 8 जो टीमें थी वो थी। ये जो विजयी टीम, विश्व विजयी टीम है, उसके आप देख रहे हैं 1983 पर अब फिल्म बन रही है कि किस प्रकार से हम लोग अंडरडॉग्स थे, जिसने कभी जीतने का आपको अवसर नहीं दिया था, और हम कैसे जीत कर लेके आए। उसमें रणवीर सिंह, कपिल देव की भूमिका कर रहे हैं और हम लोग की भी कोई भूमिका करेंगे। और अगस्त 2019 में वो फिल्म आएगी। मैं राजनीति से पहले, अब आप तो ये समझ गए, क्रिकेट खेलता था, देश का प्रतिनिधित्व किया, मिथिला का मान बढ़ाया। ऐसे में एक निजी संस्था जो दिल्ली जिला क्रिकेट संघ है, वैसे ही भारत देश में बहुत सारे निजी संस्थाएं हैं, और उसके बाद बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया है जो उस क्रिकेट को देखता है, उसके ऊपर आईसीसी है। उस निजी संस्था का मैं सदस्य भी हूं और वहां से मैंने 26 साल क्रिकेट खेली। स्कूल से लेकर जब तक मैं रिटायर नहीं हुआ। मैंने दिल्ली कप्तानी की, नॉर्थ जोन की कप्तानी की, मैं भारत के लिए खेला दिल्ली के प्रतिनिधित्व करते हुए। उस समय अरुण जेटली जी इस दिल्ली निजी संस्था के, जिसका भारतीय जनता पार्टी से कोई मतलब नहीं है, उसके अध्यक्ष थे। समझ आ गई इतनी बात? उसके अंदर 400 करोड़ का घोटाला हुआ। मैंने ये तो नहीं कहा कि अरुण जेटली ने किया, मैंने तो केवल ये कहा जो घोटाला हुआ उसकी जांच कीजिए। मैं उनको चिट्ठी लिखता रहा, अरुण जेटली जी को, कि भाई ये घोटाले हो रहे हैं, ये गड़बड़े हो रहे हैं, बिना टेंडर के यहाँ करोड़ों रुपए का दिया जा रहा है, लोगों का एड्रेस नहीं है, उन लोगों के पैन कार्ड नहीं है, उन सबों को बिना नेचर ऑफ वर्क, बिना टेंडर किए हुए करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं। और ऐसे लगभग 400 करोड़ रुपए का घोटाला हो चुका है। जो स्टेडियम 24 करोड़ में बनना था वो 140 करोड़ लग गए। जिसने बनाना था, जिस कंपनी ने, इंजीनियर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, वह बनाकर चली गई, यह कहकर कि हमने जो
बिल्डिंग प्लान सैंक्शन था उसके मुताबिक बना के चले गए हैं, उसके बावजूद कहाँ खर्चा हो रहा है? अरुण जेटली जी ने नहीं सुना, उनको संभवतः लगा कि कोई चोरी नहीं हो रही है। मैंने पार्लियामेंट में प्रश्न किया तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के ऊपर से जांच बैठ गई। उसमें उन्होंने पाया कि 62 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का उल्लंघन हुआ है, उसमें लगभग 400 करोड़ का घोटाला हुआ है। यह मैंने आवाज उठाई तो क्या मैंने पार्टी के विरोध में उठा दिया? अगर नरेंद्र मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो ऐसे में मैं उनकी बात, उनके आदर्श मानकर मैंने इस बात को उठाई, तो मुझे पार्टी से निकाल दिया गया ना। अब घर वापसी का तो कोई गुंजाइश लग नहीं रहा, तो नया घर आप ढूंढेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद। सच बोलने के लिए आपने कहा मुझे कि मुझे पनिशमेंट मिला है, अब बताइए। नहीं, अब मेरा ये अगला सवाल है कि आपके घर वापसी का तो कोई गुंजाइश लग नहीं रहा है, बीजेपी आपको लेने के मूड में तो दिख नहीं रही है। अभी आपने कहा कि मीडिया में ये बात हो रही है कि बीजेपी आपके पास आ रही है, अभी आप बीजेपी भी कोशिश कर रही है। सुनिए, ऐसी खबरें आई थी, अब कितनी सच्चाई है मैं आपसे पूछा हूँ। आशुतोष जी एक पत्रकार हैं, जब प्रश्न पूछते हैं तो उसका जवाब सुनिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप जब आपके कहने से नहीं दूंगा, आपने प्रश्न पूछा है उसका जवाब दूंगा। जब मैं जवाब दे दूं तब आप मुझसे प्रश्न पूछिए, तो यह उचित होगा। यह पत्रकारिता होती है। मैंने आज तक डिसिप्लिन में रह के क्रिकेट खेला है और जीवन में कोई चोरी नहीं की, कोई झूठ नहीं बोला और न बोलता हूँ। रहता हूँ तो पूरे छाती ठोक के रहता हूँ, छाती पर मारता हूँ, छाती पर खाता हूँ। पीठ पर वार करने का मुझे शौक नहीं। मैं किसी को बीच में टोकता नहीं, और कोई मुझे बीच में टोकता है तो मुझे उचित नहीं लगता। मुझे थोड़ा सा तामस आया, अब जो लोग नहीं समझते हैं मैथिली, तामस मतलब गुस्सा आया, हाँ। उसके लिए क्षमा कीजिएगा। लेकिन मैं क्या करूं, जब कोई गलत करता है तो मुझसे रहा नहीं जाता। पूछिए, क्या पूछ रहे थे आप? मैं ये पूछ रहा हूँ कि बीजेपी में घर वापसी की कोई गुंजाइश लग नहीं रही है, तो आप क्या नया ठिकाना, नया घर ढूंढेंगे? क्योंकि आपने तो ये घोषणा कर दी है कि दरभंगा लोकसभा सीट से आप चुनाव लड़ेंगे और लड़ना भी लगभग तय है। तो क्या अगर बीजेपी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है तो आप किसी नए दल के साथ, किसी नए पार्टी के साथ जुड़ेंगे? आपको यह बता दूं कि 1998 तक कोई भी मेरे समाज का आदमी एक से एक बढ़कर हुए, वह 2 बार चुनाव नहीं जीत पाए। और 1998 तक भारतीय जनता पार्टी का कोई भी वहां पर चुनाव नहीं जीता था और लोग कहते थे कि फातमी जी को हराना बड़ा कठिन है। जितने बड़े नेता मेरे समाज के हुए, उनकी चरण का धूल भी नहीं हूं मैं तो लठैत हूं, बल्ला लेके और लाठी भाजने वाला आदमी हूं। लेकिन फिर भी मुझे अवसर मिला तो 3 बार मिला 1999 से लेकर अब तक, जो मुझे दरभंगा के लोगों का प्रेम मुझे मिला है। और वह केवल इसलिए नहीं मिला कि कोई मेरी आलोचना करे या ना करे, इसलिए मिला कि मैंने सच्चाई और निष्ठा से काम करने का प्रयास किया है। जो केंद्र सरकार की योजनाएं होती हैं, उन योजनाओं को मैं निष्ठा के साथ लेकर के गया और उनमें कहीं भी कोई कमी नहीं है। अब कोई ये कहे कि गांव का सड़क नहीं बना और नाली नहीं बनी और उसके लिए अगर कीर्ति आजाद जिम्मेवार है, तो फिर पंचायती राज का क्या होगा? तो मेरा केवल इतना कहना है कि मैं अगर जीता तो 2014 में लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की लहर में जीती। ठीक है साहब, बिल्कुल मान गया, नरेंद्र मोदी जी मेरे नेता हैं। 2009 में किसके लहर में जीता था? 1999 में किसके लहर में जीता था? अगर जीता था तो वह दरभंगा के लोगों के प्रेम और आशीर्वाद के कारण से जीता था। मैं लोगों के बीच में जाता हूं और उनसे पूछता हूं कि आपके आशीर्वाद से यहां जीत करके गया था, मुझे भारतीय जनता पार्टी ने मेरे साथ इस प्रकार से किया है, मुझे मेरी गलती बता दी जाए, मैं कान पकड़ के उठक बैठक मानने के लिए तैयार हूं। आप कहेंगे तो मैं बोरिया बिस्तरा बांध के चला जाऊंगा और चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो जो मुझे जनता कहेगी वही करूंगा, जहां से कहेगी वैसा करूंगा। मेरी आदत नहीं है उन नेताओं को कि गए और एक अपनी तरफ से घोषणा कर दी और लोगों के बीच में हवाई किले उड़ाने शुरू कर दिए। वह परिस्थिति नहीं होती है। तो इसलिए जैसा लोगों का आदेश रहेगा, किस पार्टी से लड़ना है, जैसा वो कहेंगे नहीं बोरिया बिस्तरा बांध के जाना है तो बोरिया बिस्तरा बांध के चले जाऊंगा। इसलिए मेरे लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। निष्ठा से सेवा करने आया हूं, निस्वार्थ सेवा करने आया हूं, मेरे लिए यही काफी। दरभंगा सीट को एक मैथिली सिंबल की तरह देखा जा रहा है और कहते भी हैं कि मिथिला की राजधानी दरभंगा है। अभी युवाओं में एक माइग्रेशन को लेकर के, रोजगार को लेकर के बहुत आक्रोश है और कुछ युवा संगठन है, अब वो पॉलिटिकल प्रेरित हैं या नहीं है मैं इस पे नहीं जाऊंगा, लेकिन उनकी एक मांग जायज है, मिथिला विकास बोर्ड। क्या आप इस चीज को समर्थन करेंगे या आने वाले समय में पार्लियामेंट में इस चीज के लिए आवाज उठाएंगे? अवश्य बनना चाहिए। मिथिला विकास बोर्ड ही क्यों बने, मिथिला राज्य बनना चाहिए। आप संसद में भी मिथिला राज्य की मांग कर चुके हैं। हमने 1999 से लेकर अब तक जहां कहीं भी शपथ लिया वो मैथिली में लिया है।
1999 में मैथिली अष्टम सूची में नहीं थी। मुझसे कहा भी वहाँ सेक्रेटरी जनरल ने लोकसभा के कि आप अगर मैथिली में लीजिएगा, संविधान नहीं, अगर कोई इसके ऊपर आपत्ति कर देगा तो आपकी सदस्यता खारिज हो सकती है। मैंने कहा हो सकती है तो होने दो, लेकिन मैं लूंगा तो मैथिली में, क्योंकि यह 2 विश्व भर की प्राचीनतम भाषाओं में से एक है। जितने प्राचीनतम भारत की विश्व में जितनी भी भाषाएं, प्राचीन भाषाएं हैं, वैसे तो इससे प्राचीन कोई नहीं है। वो है तमिल अक्षर और दूसरा है तिरुथिया, तिरुतक्षर या मिथिलाक्षर इसको कहा जाता है। मैंने कहा ये इसके संस्कार है, संस्कृति है। त्रेता काल में आप उठा के देखिए तो अवध था और मिथिला की बात सुना करते थे। राजा जनक, सीता माँ, जनक नंदिनी जानकी माँ सीता माँ वैदेही की जगह थी। उसके बाद नीचे आइए तो दंडकारण्य का सुनते थे, या फिर किष्किंधा सुनते थे, रामेश्वरम सुनते थे, या लंका सुनते थे। क्या उस समय हमने बंगाल, उड़ीसा, यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र ये सब सुना था क्या? किसी ने नहीं सुना था। ये राज्य तो नहीं बने हैं। लेकिन मैथिली की जिसकी अपनी भाषा है, इतनी पुरानी है, और जिसके अक्षर है, उसका व्याकरण है, तो मिथिला राज्य क्यों ना हो? मैं तो अवश्य इन स्टूडेंट्स का समर्थन करता हूं। मैं तो उनसे कहूंगा भी कि इनको आगे बढ़ करके इसमें करना चाहिए। यदि मेरे योगदान की आवश्यकता पड़ेगी तो करूंगा। मैं नेता बनकर नहीं करूंगा, इनके साथ पीछे रहूंगा। इन्हीं में से कोई नेता बन करके आगे निकले, लेकिन अपनी मातृभूमि के लिए लड़ाई के लिए आपस में लड़ाई नहीं करें बस। ये आप अभी पार्लियामेंट का एक सेशन शायद बचा हुआ है, तो आने वाले सेशन में आप इस चीज को उठाएंगे मिथिला विकास बोर्ड का? मैं मिथिला विकास बोर्ड से बढ़कर मिथिला राज्य की पिछली सेशन में उठा चुका हूँ। तो आपसे अनुरोध होगा कि कृपया आप मेरे वेबसाइट पर जाएं, या फिर आप कीर्ति आजाद का उठा करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि मैंने कहा था कि मिथिला बड़ी ही संपन्न जगह थी। वहां पर इसके अपना व्यवसाय था, कृषि था, चीनी मिल थे, जूट मिल था, पेपर मिल था, इसको बहुत अच्छा था। लेकिन वह पिछले कुछ सालों में राज्य की अकर्मण्यता के कारण से ये सारा कुछ धूमिलों के खत्म हो गया। इसलिए आज मिथिला राज्य की आवश्यकता है, क्योंकि इसकी अपनी पहचान है, इसकी अपनी भाषा है, और हम कृषि में अच्छा सा बढ़ावा देकर, मछली का व्यवहार अच्छा कर कर, मखाना का अच्छा व्यवहार कर कर हम मिथिला राज्य को एक संपन्न राज्य बना सकते हैं। ये मैं पहले ही कह चुका हूं। ठीक है, मेरा एक आखिरी प्रश्न है, और ये राष्ट्रीय कैनवास का प्रश्न है। जिस तरीके से SC/ST एक्ट को जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, उसके बाद सरकार ने इसको पार्लियामेंट में पलट दिया। उसके बाद एक सवर्ण समाज में एक तरीके का आक्रोश पैदा हुआ, एक इनसिक्योरिटी की भावना पैदा हुई। इस पर क्या कहेंगे आप? माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जब 2013 में कहा था सबका साथ सबका विकास, संविधान में तो SC/ST का पहले ही बाबा साहब अम्बेडकर ने उनको दिया हुआ है। क्या देश में 130 करोड़ लोगों में, सवर्ण में, पिछड़ों में, अति पिछड़ों में या अन्य में, क्या गरीबी नहीं है? BPL से नीचे नहीं है? तो सबका साथ सबका विकास जैसे SC/ST को मिल रहा है, मिलना चाहिए। दबे रहे, शोषित रहे, कुचले हुए रहे, उसी प्रकार से जो देश में 30 करोड़ से नीचे गरीबी रेखा के नीचे लोग रहते हैं, उनको भी अगर मिलेगा तो इसमें तभी तो सबका साथ सबका सम्मान होगा। तो इस बात को केवल सवर्णों के लिए ही नहीं, मैं उन अन्य जातियों के लिए भी करता हूं जो कि आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हैं। तो मतलब सवर्णों को भी उसके आर्थिक, मैंने आपसे क्या कहा, SC/ST के अलावा जितनी भी जातियां हैं, जो भी जितनी जातियां हैं, जितने भी समाज में लोग हैं, हिंदू में है, मुसलमान में है, सिख में है, ईसाई में है, किसी पंथ में है, किसी धर्म में है, जो रिजर्वेशन कैटेगरी में नहीं है वर्तमान में, जो उन सबों को मिलना चाहिए, मेरा यह कहना है। तो इसमें मैं कुछ गलत कह रहा हूं तो बताइए। चलिए, जाते जाते एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि फिर से मैं वो सवाल रिपीट कर रहा हूं कि आप किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। ये एक बहुत बड़ा सस्पेंस है इस वक्त मिथिलांचल में, खासकर पूरे बिहार की राजनीति में। सस्पेंस बना रहने दीजिए, जब तय होगा तो सबको डर डरा रहा है आपका। फिर वही टोक दिया बीच में। मैं कहा सस्पेंस बना रहने दीजिए, जिस दिन तय करूंगा सबसे पहले आपको ही इंटरव्यू दूंगा। चलिए, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मेरे साथ कीर्ति शाह आजाद जी। अगले एपिसोड में फिर किसी नए दिग्गज के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए सहयोगी मोनालिसा के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया के खबरों के लिए जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव।